आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि टॉपिक भी बहुत खास है, ग्रैंड टेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनु चट्टा एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक ऑफ 261 इन नीट पीजी 2025। मैंने अपना फर्स्ट जीटी दिया था 2023 में और लास्ट दिया अभी 2025 में। तो जो ये 1-2 साल थे ना, ये बहुत इजी भी रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी रहे हैं। इट वॉज़ अ रोलर कोस्टर राइड। तो मैं आज अपने 1-2 साल का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना और जो आपके लिए बेस्ट हो वो नोट डाउन करना और उसे अप्लाई करना। सुनो सबकी, करो अपनी। ज़रूरी नहीं कोई टॉपर बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है उन्होंने ऐसे किया था तो आपसे भी वैसे ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। सबकी पेस अलग होती है, हर कोई यूनिक होता है, हर किसी का स्टाइल अलग होता है। तो अपनी पहचान आप खुद समझो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी किस चीज़ से निकल रही है। समझ गए? पॉइंट ज़ीरो, यस, आई हैव पॉइंट ज़ीरो लाइक फेज ज़ीरो ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। डरना नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जीटी से डरते रहते हैं और फर्स्ट जीटी देने में ही ना बड़ी देर कर देते हैं, मेरी तरह। मैंने भी इंटर्नशिप के 3-4 मंथ्स ऐसे निकाल दिए थे, फिर जीटी दिया था। डर क्या था कि 3 घंटे कैसे बैठूंगी, फिर इतना टाइम लगा के उसे रिव्यू कैसे करूंगी। रिव्यू करने लगी तो एक्सप्लेनेशन में से कुछ समझ नहीं आ रहा, थ्योरी कुछ पढ़ी नहीं है, जो पढ़ा है वो याद नहीं है। तो इसी सब में लास्ट में सर पकड़ के बैठ जाती थी कि अब क्या करूं, नेक्स्ट जीटी नहीं दूंगी, पहले सारी थ्योरी अच्छे से करूंगी। तो ये माइंडसेट बन गया था। तो जीटी से डरना नहीं है। बहुत बच्चे डरते हैं कि उनकी जीटी में जो पहले करेक्ट थे, रैंक आई थी, वो अब ज़्यादा नीचे चली जाएगी। या बहुत बच्चे डरते हैं कि उनका जीटी स्कोर स्टक है, अगर वो ज़्यादा जीटी देंगे तो और ज़्यादा डिप्रेशन आएगा। तो ये सब थॉट्स चलती रहती हैं बहुत सारे बच्चों के माइंड में। बट कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जीटी को आप कितना ही, यू कैन हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट। आप नीट पीजी आईएनआई जीटी के बिना क्रैक तो कर ही नहीं सकते, ये तो पता है ना। तो क्यों डरना है? तो सबसे पहले अपने मन से वो डर निकालो। अब देखो, कोई छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले चलना शुरू करता है, कितनी चोट लगती है उसे, पर वो डर के रुक जाता है क्या? नहीं ना, क्योंकि तब उसे पता ही नहीं होता डर क्या होता है। हार मान लेने का भी ऑप्शन है, उसे पता ही नहीं होता। तो आपकी डिक्शनरी से भी आप ये ऑप्शन निकाल दो कि आप हार मान सकते हो। हारना नहीं है, डरना नहीं है। स्टार्ट योर जीटी विद फुल एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो चलो अब जीटी देने बैठ गए, तो एमसीक्यू करने कैसे हैं? उसके लिए सबसे पहले चारों ऑप्शंस पढ़ना ज़रूरी है। मुझे पता है ये बहुत बहुत बोरिंग होता है। कोई भी क्वेश्चन आपने देखा, आपको उसका आंसर आता है, मन करता है फटाफट से मार करके आगे चलो, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। बट नहीं, मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स पता है किस क्वेश्चन में होती है? जो आपको देखते ही पता हो ना कि हाँ ये आंसर है। मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स ना उस क्वेश्चन में होती है। और वो सिली मिस्टेक्स आप कैसे स्किप कर सकते हो? अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ोगे। तो सबसे पहले कोई भी एमसीक्यू आए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर आप लास्ट जो 200 क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन तक अगर आप एलिमिनेशन करते करते आ गए ना, तो समझ लेना कि आपका जीटी स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। आप राइट पाथ पे हो। ये बहुत बोरिंग है, कहना बहुत आसान है। जब मैंने शुरू किया था मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। कई क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि हाँ इसका तो पता ही है, यही आंसर आएगा, चारों ऑप्शन क्यों पढ़ने हैं। बट नहीं, पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में छोटी छोटी बहुत इजी क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं। सिली मिस्टेक्स तो इससे कम होंगी ही, इससे एक और फायदा होगा। आजकल ना एग्जामिनर्स को पता है सारे बच्चे पीवाईक्यूज को रट के आते हैं, तो वो भी हमसे 1 नंबर आगे हैं। पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके देने लग गया आजकल। तो जो ये मॉडिफाइड पीवाईक्यूज आते हैं ना, बच्चा सोचता है कि ये तो पीवाईक्यू है, अच्छे से पढ़ रखा है, आंसर भी पता है, फटाफट देख के एक्साइटेड हो जाएंगे, टिक मार्क करेंगे और आगे चल पड़ेंगे। तो इससे क्या लगता है? ऐसा लगता है कि पेपर तो बहुत आसान था, मुझे तो सारा आता था, अच्छी रैंक पक्की। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो अगर आपको ये मॉडिफाइड पीवाईक्यूज 100% करेक्ट करने हैं, फॉलो रूल ऑफ एलिमिनेशन। इसके लिए क्या करना है? सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, 3 रॉन्ग ऑप्शन निकाल देने हैं, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो एलिमिनेशन से क्या होगा? आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। मॉडिफाइड पीवाईक्यूज को करेक्ट करने का आपके चांसेस आप 100% कर सकते हो। देखो, मुश्किल है पता है, बोरिंग है पता है, मैंने भी किया है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो। अभी से स्टार्ट करो, एग्ज़ाम तक आपकी आदत हो जाएगी कि फर्स्ट से लेके 200 क्वेश्चंस तक आप ये रूल फॉलो करो।
सेकंड, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, किस टाइप के आपके ठीक हो रहे हैं, किस टाइप के गलत हो रहे हैं। जब मैंने जीटी देना शुरू किया था ना, मैं भी ऐसे स्किप करती थी। देखो 58 स्किप कर रखे हैं, 49 स्किप कर रखे हैं। फिर कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि आपका जीटी स्कोर बढ़ जाएगा? जो लड़ाई आपने लड़ी ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, आप उसमें जीत जाओगे? तो देखो, ये हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। एक दो स्किप होते हैं ठीक है, बट ज़्यादा स्किप नहीं करने। कोशिश करो कि आप 100% 200 के 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही करो। जैसे जैसे आप अटैम्प्ट करोगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि आपकी गलतियों का एक पैटर्न होता है, तो आपको वो पैटर्न समझना है। मेरा क्या था वो मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब जीटी देने लगी, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिस टॉपिक का ना सर पैर ही नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो क्वेश्चन मैं छोड़ देती थी कि ये तो मुझे आता ही नहीं। तो धीरे धीरे मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गई। जब मैं रिव्यू करती थी तब समझ आया कि जो क्वेश्चंस ऐसे थे ना डायरेक्ट, जो मतलब पता ही थे मुझे थ्योरी में से कि ये तो ठीक ही होंगे, वो मैं गलत कर रही हूँ सिली मिस्टेक्स की वजह से। और जो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आता नहीं, जिसका टॉपिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस सब्जेक्ट पता है, वो अपना दिमाग लगा के सोल्व कर दिए हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ठीक कर रही हूँ। तो मैंने धीरे धीरे पैटर्न समझा अपना कि जो मुझे आता है उसमें मैं सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ, उसमें मुझे एलिमिनेशन का रूल फॉलो करना है ताकि मेरी सिली मिस्टेक्स कम हो। और जो मुझे नहीं आते वो मैं ठीक कर रही हूँ। तो इससे मुझे क्या मिला? कॉन्फिडेंस मिला। नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन मैं अपना लॉजिक लगा के उन्हें ठीक करके आई, क्योंकि मैंने अपने मन को समझा रखा था पहले से ही। मैंने अपना जीटी के इतने सारे जीटी दिए थे, अपना पैटर्न नोट कर रखा था कि अगर मैं कुछ लॉजिक से सोल्व कर रही हूँ ना, वो 100% करेक्ट होगा। तो मैंने अपना बिलीफ बनाया, और एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, उन्हें देख के ना, सही बता रही हूँ, 1% भी डर नहीं लगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं, बल्कि मुझे खुशी हुई कि औरों को भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं लॉजिक लगाऊंगी मेरा 100% ठीक होगा, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। और वो सच में क्वेश्चंस ठीक हुए। तो आपको खुद पे ना बिलीफ भी रखना पड़ता है, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है, और ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता, धीरे 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 बनेगा। तो अपना 100% अटैम्प्ट किया करो। थर्ड पॉइंट, यूज़ योर कॉमन सेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें बस ये पता होता है कि हाँ ये इस सब्जेक्ट से आए थे, उसके अलावा हमें उसका कुछ भी नहीं पता होता। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है ना, या ऐसा टॉपिक आता है जो आपने बहुत पहले पढ़ा था, अब आपको याद नहीं है, एकदम से दिमाग पे ताला लग जाता है कि ये तो आता ही नहीं है, होगा कैसे। ऐसे नहीं सोचना है, आपके पास कॉमन सेंस है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने स्कूल टाइम के आप सब टॉपर्स रहे हो, बस वो सोचना है, खुद को कम नहीं समझना। कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं किया, मिस हो गया, या आपको लगा ये मेन नोट्स में था, मैंने तो आरआर पढ़ी है, अपना कॉन्फिडेंस ना उससे लोअर नहीं करना। आपको बस ये सोचना है मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, बट मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा और ये ठीक करके जाऊंगा। तो क्वेश्चंस में अपनी कॉमन सेंस लगानी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं ठीक। पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि आपने आरआर से किया है, मेन नोट से किया है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। आप डॉक्टर हो ना, सब कुछ आपको रटा रटाया नहीं मिलने वाला। फोर्थ पॉइंट, अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कितना ही फैक्ट्स याद कर लो, कितना ही अपनी थ्योरी याद कर लो, कितने ही क्वेश्चन में लॉजिक लगा लो, कॉमन सेंस लगा लो, फिर भी नहीं आने वाले। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जैसे कि ये इस बार आया था नीट पीजी में, और ये इकलौता क्वेश्चन है जो मैं छोड़ के आई थी पीएसएम का। 199 अटैम्प्ट करके आई। इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ पूरा अपना जोर लगा लिया, बट नहीं कर सकते यार, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं था, डेटा कलेक्शन। अब इसके साथ एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जीटी में क्वेश्चन आया था एक ये ऐसे डेटा कलेक्शन पे, और वो मेरा ठीक हुआ था, बट मुझे ये था कि ये मुझे टॉपिक नहीं आता, आरआर में नहीं है, तो इसे मैं अपना मेन नोट से पढ़ूंगी। मेन नोट्स उस टाइम ना दूसरे रूम में रखे थे, तो मैंने आलस कर लिया कि चलो लंच के लिए जाऊंगी ना, उठूंगी तब पढ़ लूँगी, और वो मैं भूल गई, और वो मैं भूल ही गई, और ये क्वेश्चन आ गया जीटी में, उसमें मेन एग्ज़ाम में। तो इतना ऐसे दुख हुआ ना, इंस्टेंट रिग्रेट जिसे कहते हैं, कि काश उस दिन मैं उठ के दूसरे रूम में जाके अपने नोट्स ले आई होती, मेन नोट्स एक बार देख लिया होता तो ये मुझे आता होता, क्योंकि ये मैरो के मेन नोट्स में दे रखा था। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो सब भूल जाओ। फैक्ट से कुछ नहीं हो रहा था, मेरी आरआर से कुछ नहीं हो रहा था, मैंने लॉजिक लगा लिया, कॉमन सेंस लगा ली, लास्ट में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के ही आई। बट क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा? सिलेक्शन मेरी फिर भी हो रही है, अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरी रैंक डिसाइड नहीं कर रहा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आपकी आरआर में है, जो 99% लोग ठीक कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के पीछे ना अपने आंसू नहीं बहाने हैं, अपना सारा अगला पेपर ख़राब नहीं करना। मैं सही बता रही हूँ,
मुझे एकदम रिग्रेट हुआ था कि मैं क्यों नहीं उस दिन देख के आई, क्यों नहीं उस दिन मेन नोट्स खोले। बट इससे मेरा कॉन्फिडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ठीक है, अगर मैं ये करेक्ट कर देती ना तो थोड़ी सी और रैंक बूस्ट हो जाती, बट इससे मेरी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। ये तो मुझे पक्की गारंटी थी कि मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन नहीं आता होगा, इससे मेरी सिलेक्शन नहीं रुकने वाली। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है ऐसे क्वेश्चंस पे जिसका आप कितना ही जोर लगा लो आंसर नहीं आ रहा, कॉमन सेंस से भी आंसर नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी रैंक डिसाइड नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, चिल रहना है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। अब आपने जीटी दे दिया सारा, तो उसमें रैंक आती है, परसेंटाइल आता है, नंबर ऑफ रॉन्ग, स्किप, करेक्ट, ये सब आते हैं। तो आपको देखना क्या है, आपको रैंक नहीं देखनी है। मैं पहले क्या करती थी, रैंक देखती थी। पिछले साल नवंबर आने से पहले मैंने एक जीटी दिया था, उसमें मेरी 600 रैंक आई थी। उसको देख के मैं बहुत खुश थी कि मेरी अच्छी रैंक है, अच्छा नंबर आ जाएंगे, अच्छा सिलेक्शन होगा। और मेरी रैंक आई थी आई में पिछले साल 4000। तो रैंक का मैरो की रैंक का और वहाँ की रैंक का मतलब इतना ज़्यादा कोई कोरिलेशन नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ़ बच्चे जितने भी दे रहे हैं टेस्ट वो वेरी करता है। तो आपको क्या देखने हैं, अपने नंबर ऑफ़ करेक्ट्स देखने हैं कि हर बार थोड़े थोड़े आपके इम्प्रूव हो। 6th पॉइंट, आइडेंटिफाई द वीक सब्जेक्ट्स। अब इसके साथ क्या है, मैरो में सबसे नीचे लिखा होता है वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब मैंने टीचर्स की, टॉपर्स की सुनी थी कि जो आपके लास्ट के 3 वीकेस्ट आए ना, इसका मतलब है आपके कंटेंट में कमी है, तो आप दोबारा से अच्छे से सारा कंटेंट पढ़ो। अब मेरे क्या आते थे हमेशा, ये साइकी, एनेस्थीसिया, डर्मा, रेडियो, ये सब आते थे नीचे, हमेशा यही आते थे। तो मैं इन्हें हर जीटी के बाद इतनी बार पढ़ चुकी थी, मतलब शॉर्ट सब्जेक्ट पे कोई इतना ध्यान नहीं देता होगा जितना मैंने दिया है, ये सोच सोच के कि ये तो मेरे वीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं समझ गई कि जो सबके लिए वर्क कर रहा है मेरे लिए नहीं कर रहा। बार बार मेरे वीकेस्ट क्या आ रहे हैं, सबसे जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यही वीक आ रहे हैं। मैं इनको ही बार बार पढ़े जा रही हूँ ये सोच के कि इनके कंटेंट में कमी है, कितना ही पढ़ूँ। और तो मैंने सोच लिया अब खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अपने वीक सब्जेक्ट की डेफिनेशन खुद बनाई। जो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ओब्स गाइनी, मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम वगैरह, जो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आती हैं, उनकी क्या बनाई डेफिनेशन मैंने कि अगर 6 to 5 क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब मेरे कंटेंट में कमी है, ये मेरे वीक सब्जेक्ट हैं, तो मुझे दोबारा देखने हैं। ऐसे जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे उनका बनाया कि अगर इनमें 1 to 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ठीक है। जैसे पहले मेरे जीटी स्कोर कम आता था तो उसमें 2 क्वेश्चन किया था। जैसे जैसे मेरा जीटी स्कोर इंप्रूव किया तो ये डेफिनेशन मैंने 1 क्वेश्चन की बना दी कि अगर शॉर्ट सब्जेक्ट का 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ठीक है, हो सकता है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये वीक है। ऐसे ही ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स थे इनकी डेफिनेशन मैंने क्या बनाई, लास्ट तक जो मेरा स्कोर ज़्यादा था तो इनकी थी 4 to 3 कि 4 to 3 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ठीक है, चलेगा, अगर इससे ज़्यादा गलत हो रहे हैं मतलब वीक सब्जेक्ट है। ऐसे जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी मैंने यही किया था कि 2 to 3 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब गड़बड़ है, तो कंटेंट जाके दोबारा देखो। तो मैंने ऐसे अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन खुद बनाई और बार बार उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जो वीक पढ़ रहे थे। लास्ट पॉइंट, जीटी रिव्यू। अब देखो, जब मैंने सबसे पहला जीटी दिया था, सबसे पहले शुरू किया था, तब जीटी कैसे रिव्यू किया था, क्वेश्चन देखा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ी, अगले पेज पे कहीं कुछ नहीं लिखा, कहीं अपने नोट्स नहीं खोले, कुछ नहीं किया था, मतलब यहाँ से डालती थी यहाँ से निकल जाता था कुछ रिटेन नहीं रहता था मेरे को। फिर धीरे धीरे समझ आया, जब तैयारी में थोड़ा और गहराई में डूबी, टॉपर्स की वीडियो सुनी, टीचर्स का सुना, तो समझ आया। लोगों ने कहा कि जीटी की अलग नोटबुक बनाओ, अपना जो जो गलत आ रहे हैं अपना रॉन्ग डायरी बनाओ और उसमें लिखो अच्छे से। तो मैंने सबकी सुन के वो भी शुरू किया। अब देखो, जैसे माइक्रो की है, ऐसी हर सब्जेक्ट की बनाई थी मैंने। मॉक टेस्ट दिया था मैंने 2023 का, उसमें जो भी गलत थे सारा लिखा। ऐसे अगले मॉक टेस्ट का, ऐसे फिजियो एनेट का, तो सारे सब्जेक्ट्स का किया था मैंने। जो भी गलत होते थे जीटी में वो मैं लिखती थी। और देखो, मैंने काफ़ी बार पढ़ भी रखे हैं, ऐसा नहीं है पढ़े नहीं थे, काफ़ी बार पढ़े भी थे, लेकिन जो बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले पढ़ना होता है ना, तब नहीं पढ़ पाती थी। तब मुझसे क्या होता है कि जो मेरा है आरआर है उसके बाहर मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाती थी। एक्स्ट्रा कुछ भी है, स्क्रीनशॉट है, अपने बुक मार्क क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। तो ये भी मैं लास्ट में पढ़ ही नहीं पाती थी। इनकी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं थी, बस याद थे, रटे हुए थे, लेकिन अच्छे से रटे नहीं हुए थे। इसमें से अगर दोबारा कोई क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाता ना, मतलब ऐसा हाल था कि वो मैं पक्का गलत करूँगी। किसी और के लिए जीटी डायरी अलग से रॉन्ग नोटबुक वर्क की है तो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए भी वो काम आएगी। मेरे लिए एकदम वेस्ट थी, मैंने इस पर सही में बहुत बहुत टाइम वेस्ट किया।
बहुत अपना टाइम दिया था, अलग से इतनी बार रिवाइज भी किया, बट ऐसा लगता था विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज, बिना ये जाने कि ये किस टॉपिक से है, बस मगअप करती रहती थी। तो ये टोटली वेस्ट था मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे लिए काम करेगा मैं वो चीज़ ट्राई करूँगी। तो मैंने नई चीज़ ट्राई की जो मेरे बहुत बहुत काम आई। तो पहले मेरी कंसर्न थी कि मैं थर्ड प्रोफ से मैरो के नोट्स याद कर रही हूँ, फिर भी मुझे कुछ याद ही नहीं है, मतलब सब कुछ 100% याद नहीं है। तो क्यों याद नहीं है? याद आपको सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप उसके MCQs लगा लोगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एक्टिव रिकॉल कैसे करते हो, आप रिवीजन कैसे करते हो, आप कितनी ही रिवीजन कर लो। मुझसे ज़्यादा रिवीजन किसी ने की नहीं होंगी, पिछले नीट तक भी मैंने बहुत बहुत बार पढ़ा था, फिर भी मैं फेल हुई। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको MCQ की फॉर्म में टेस्ट नहीं करोगे ना, वो सब वेस्ट है। अब ये देखो, ये कैस्पेस 8 कितना आसान है, मतलब रटा होना चाहिए, किसी भी बच्चे को रटा होना चाहिए। अब ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब किसी GT में मेरा ये क्वेश्चन भी गलत है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो, हर चीज़ को रट रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि आपका मेन एग्जाम में भी ठीक होगा। तो मैं क्या करती थी, नोट्स खोल के बैठती थी। अब अगर ये मेरा क्वेश्चन गलत है तो अपने नोट्स सेक्शन में गई, वहाँ पे क्रॉस लगा लेती थी। तो अब मैं कभी भी दोबारा अपने नोट्स रिवाइज करूँगी, नोट्स खोलते सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, ये बड़ा बड़ा क्रॉस दिख रहा है। तो मुझे याद आएगा कि हाँ, GT में मैंने कुछ गड़बड़ की थी, ये क्वेश्चन मेरा कभी ना कभी गलत हुआ है। तो आप वो क्वेश्चन ना दोबारा गलत कर ही नहीं सकते। अब ये कैस्पेस 8 है, वैसे तो कहने को बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये भी मैंने क्वेश्चन गलत कर रखा है GT में। तो अब मैं कभी लाइफ में ये क्वेश्चन गलत नहीं करूँगी। तो सब कुछ क्या था, मैं नोट्स में मार्क कर लेती थी। और जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, जैसे ये क्वेश्चन गलत था मेरा CD मार्कर्स का, तो मैं प्लेटलेट वाला सारा का सारा टॉपिक फटाफट 2 सेकंड के अंदर नोट से पढ़ लेती थी। तो मैंने ऐसे क्या किया, GT और नोट्स को दोनों को कंबाइन कर लिया कि GT रिव्यू करते हुए मेरे नोट्स भी साथ के साथ हो रहे हैं। अगर पैथो के मेरे पास मतलब GT में 10 MCQ आए थे, तो मेरे 10 टॉपिक रिवाइज होंगे मेरे नोट से। और अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन गलत है, तो मैं नोट्स पे जाती थी, पहले देखती थी RR में, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ती थी। फॉर एग्जांपल एक्लेम्शिया का कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मैं फटाफट गई, एक्लेम्शिया का सारा टॉपिक पढ़ा RR से, फिर दोबारा वो क्वेश्चन देखा कि क्या ये क्वेश्चन मेरी RR से सॉल्व हो रहा है, और अगर RR से सॉल्व हो रहा था, इसका मतलब क्या था, मेमोरी ने साथ नहीं दिया, तो वहाँ पे क्रॉस लगा लेती थी अपने नोट्स में, ताकि याद रहे कि ये चीज़ मुझे याद नहीं रही थी। दोबारा नोट्स खोलूँगी तो सबसे पहले उस क्रॉस पे ध्यान जाएगा कि GT में ये गलत हुआ था मेरा। दूसरी चीज़, अगर दूसरा केस है कि RR देख लिया फिर भी वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे ऐड कर देती थी और साथ में कोई ना कोई साइन लगा देती थी जिससे पता चले कि ये GT में क्वेश्चन आया था। जैसे कि ये क्वेश्चन लगा रखा है मैंने क्वेश्चन मार्क, तो मतलब पता लग रहा है कि ये GT में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, अब ये GT में क्वेश्चन आया था, मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल साइट बताई थी। मैंने फटाफट क्या देखा, मोस्ट कॉमन देखा और नॉन ट्यूबल पे ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या मार्क किया मैंने, एम्पुला मार्क कर दिया, जबकि वो मोस्ट कॉमन साइट है। मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल साइट क्या है, ओवरी है, तो इस पर मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन क्रॉस लगा रखा है। तो कभी भी अब तक देखो मुझे याद है क्वेश्चन कैसे आया था, मेरा गलत कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने नोट्स में वो क्रॉस लगा दिया था, उसके बाद मुझे हमेशा याद रहता था। अब देखो ये क्वेश्चन आया था नीट PG में और ये मेरा ठीक हुआ, लेकिन जब मेरा फाइनल में ठीक हुआ उससे पहले GT में मेरा ये क्वेश्चन 2 बार गलत हो चुका था। देखो 2 क्रॉस हैं इस पे, घर पे बैठ के मैं 2 बार इसको गलत कर चुकी थी, तब जाके थर्ड टाइम मैंने मेन एग्ज़ाम में से ठीक किया। तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेगी, मतलब आपकी पूरी थ्योरी में से, हर लाइन में से, जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं कर लेते ना, तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में, चाहे आप कितनी ही थ्योरी रट लो। तो देखो इस छोटे से टॉपिक में, कैंसर के टॉपिक में मेरे कितने क्रॉस लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, तो 4 क्रॉस लगे हुए हैं कि 4 बार GT में इससे क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने गलत किया हुआ है। जब मैंने इतनी गलतियां की ना घर बैठ के, तब जाके ये एक क्वेश्चन मेरा नीट PG में ठीक हुआ है। तो एक क्वेश्चन को अगर आपको मेन एग्जाम में ठीक करना है ना, उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत लगती है। अब ये देखो ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर I9 में, ऐसी ही इमेज थी लगभग। तो 4 ऑप्शन थे, 4 में से मैंने 2 रूल डाउन कर लिए कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है या फिर ऑस्टियोसार्कोमा है। तो इसमें से मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ रखा था सब कुछ,
लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ना तो इसमें मुझे ऑस्टियोमालाइटिस के फीचर लग रहे हैं, ना ऑस्टियोसार्कोमा के, कोडमैन्स ट्रायंगल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। कि ये तो अजीब सी डिस्टोर्टेड सी इमेज है, अजीब सी बोन हो रखी है, इसमें मैं क्या मार्क करूँ। तो इसका आंसर था ऑस्टियोमालाइटिस और मैं मार्क करके आई थी ऑस्टियोसार्कोमा। अब ये गलती कैसे हुई मुझसे, घर आके देखा मैरो के नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ था क्रोनिक ऑस्टियोमालाइटिस में देयर इज़ लॉस ऑफ कोर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन। ये मैंने अच्छे से पढ़ भी रखा था, हज़ारों बार अपने नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे, ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, बट उसे अप्लाई कहाँ करना है समझ ही नहीं आया, याद ही नहीं रहा। अगर मैंने इसमें से क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो मुझे अच्छे से याद रहता। और घर आई मैं, उसके बाद ऑर्थो में मेरा ना सब कुछ बहुत गंदे गई थी, ऑर्थो बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। तो आके मैंने एक शॉर्ट टेस्ट दिया मैरो का, और उस शॉर्ट टेस्ट में सेम इमेज थी, सेम क्वेश्चन था जो मेरे आईएनआई में आया था। मतलब इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट कि ये टेस्ट मैं कुछ दिन पहले दे देती, एग्ज़ाम से पहले दे देती तो ये ठीक हो जाता। तो मतलब एग्ज़ाम, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे जीटी, शॉर्ट टेस्ट सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी तैयारी में। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपको थ्योरी याद होगी, वरना थ्योरी आप करते रहो करते रहो। अब ये देखो, ये मैंने 100 बार किया था और 100 बार की लाइन पढ़ी थी, बट इसको अप्लाई करना नहीं आया, समझ ही नहीं आया। इसका आंसर ऑस्टियोमालाइटिस था और अब मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप घर बैठे गलतियां नहीं करोगे ना, मेन एग्ज़ाम में गलतियां करोगे। अगर आपको मेन एग्ज़ाम में गलतियों से बचना है तो घर पे बैठ के खूब सारी गलतियां करो, खूब सारी गलतियां करो। देखो मुझे पता है जर्नी ना बहुत लंबी है, ऐसे शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे ना, बाईपास करोगे किसी चीज़ को, नहीं होगा, नहीं होगा, सही में नहीं होगा। आपको लंबे बोरिंग दिन से आपको गुजरना पड़ेगा, सेल्फ डाउट से गुजरना पड़ेगा, डर लगेगा, हर चीज़ से लगेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग आती रहेंगी इस 1 साल में। बट आपका काम क्या है, डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। अब जो मैं जीटी रिव्यू करने लगी थी, एक एक 2 दिन लगा देती थी शुरू में, क्योंकि जीटी के साथ साथ नोट्स पढ़ने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता था। फिर धीरे धीरे नोट्स अच्छे से याद होने लगे, फिर टाइम कम लगने लग गया। तो पहले मुझे कुछ फ्रेंड्स बोलते थे कि तू पागल है, इतना टाइम जीटी रिव्यू में लगाएगी तो फिर नोट्स कब करेगी। लेकिन मैं ना नोट्स पढ़ पढ़ के भी थक चुकी थी, क्योंकि मैं अपने 3rd 4th प्रॉफ से अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए ना मैंने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े थे, तब से मैं पढ़ रही थी। फिर भी मुझे ऐसे लगता था कोई इंसान कितनी बार नोट्स पढ़े, उसे याद ही नहीं हो रहा। तब समझ आ गया ऐसे याद नहीं होगा। जब आपको उस लाइन की इम्पोर्टेंस या पता होगी ना, अब देखो इस लाइन की मुझे इम्पोर्टेंस अब पता लगी है ना, अब ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और पहले मैं बस इसको ऐसे ही यूं ही रटे जा रही थी बिना किसी इंपॉर्टेंस के कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे आएगा, जब तक आप उस चीज़ में गलती नहीं करोगे, मेन एग्ज़ाम में नहीं होने वाला, नहीं कर पाओगे, डर जाओगे, गलती करोगे। इसलिए जितनी गलती करनी है ना, जितनी ज़्यादा हो सके गलतियाँ करो, जितनी ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ करो, जीटी दो, जीटी को अच्छे से रिव्यू करो। शुरू में टाइम लगेगा, बट धीरे 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 बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। लास्ट में मतलब जब मेरे 160 से ऊपर आने लग गए मैरो के जीटी में, मुझे ऐसे हो गया था कि रट चुकी हैं कुछ चीज़ें, मैरो की इमेजेस रट चुकी थी, मुझे मैरो के क्वेश्चंस रट चुके थे, क्योंकि क्यू बैंक किया था, शो टेस्ट देती थी, जीटी देती थी, साथ में नोट्स से रिवाइज करती थी। तो हर चीज़ ना मतलब ऐसे नसों में बैठ चुकी थी कि कोई मुझसे आधी रात को भी पूछ ले तो मैं बता दूंगी उसे। सो दैट्स ऑल। अच्छा, मुझसे किसी ने एक डाउट पूछा था कि लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने आरआर की खुद लिखी थी अपने हाथों से। तो मुझे बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन लगा कि अगर मैंने आरआर खुद लिखी थी तो मैंने इमेजेस कैसे रिवाइज़ की, क्योंकि नीट पीजी में तो बहुत ज़्यादा भर भर के इमेजेस आती हैं। आईएनआई में इतनी नहीं आती, नीट पीजी में ज़्यादा आती है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के साथ इमेज आती है। मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कैसे सोल्व करूँगी। मैंने तो आरआर खुद अपने हाथों से लिखी है, इमेजेस को कैसे सोल्व करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैरो कर रही थी, तो उसकी सारी जो नोट्स में इमेजेस दे रखी है ना, वो ऑलमोस्ट मुझे आती थी। प्लस मैंने बीटीआर किया था, उसमें भी मैक्सिमम कवर हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा इतने सारे एमसीक्यू किए थे, सारा क्यू बैंक किया था, जीटी किए थे, तो मैरो की तो मुझे रट गई थी कि हाँ ये इमेजेस हैं। और जो आरआर में थे डायग्राम्स वगैरह, वो मैं खुद अपने हाथ से ऐसे बना लेती थी कि मुझे याद रहे कि ये कैसे कैसे है। तो ये मैं डायग्राम वगैरह तो मैं खुद से ही बनाती थी। स्टिल
इतना कुछ करने के बाद भी जब अभी पेपर पोस्टपोन हुआ तो मैरो ने यूट्यूब पे वीडियोस निकाली, इमेज बेस्ड वीडियोस, तब वो मैं करने लगी। सारे सब्जेक्ट्स की नहीं की थी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की थी। तो एकदम मुझे क्या लगा कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रही। बहुत सारी इमेजेस थी जो एकदम मुझे नई लग रही थी। एकदम इंस्टेंट रिग्रेट हुआ, सेल्फ डाउट हुआ कि किसने कहा था कि आरआर खुद अपने हाथों से लिखनी है, अब ये इमेजेस का क्या करेगी तू। मतलब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैं वो वीडियो देख रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि इमेजेस भी कुछ होती हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं, वो कैसे करेगी। तो थैंक्स टू मैरो, उसने मतलब एकदम सही टाइम पे वो वीडियोस निकाली। तो मैंने बस इमेजेस के लिए ना लास्ट में वही की थी और कुछ भी नहीं किया। जो जो उसमें से नहीं आता था मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था कि बाद में जब लास्ट रिवीजन करूँगी तब पढ़ लूँगी, लेकिन वो बाद में फिर भी मैं नहीं कर पाई थी, स्किप हो गया था मुझसे, क्योंकि मेरी रैपिड रिवीजन के नोट्स इतने मोटे बन गए थे ना लास्ट तक। जब मैंने लास्ट रिवीजन की ना तो वही मुझसे नहीं हो पा रहे थे, तो और कुछ और किसी चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लास्ट में मैं वो रिवाइज़ तो नहीं कर पाई, बट 1 महीना पहले मैंने मैरो की वो इमेज बेस्ड वीडियोस देखी थी, उससे मेरे सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए सोल्व। अच्छी वीडियोस हैं, वो फ्री हैं यूट्यूब पे, अगर अभी भी होंगी तो आप सब देख सकते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। उसके अलावा मैंने इमेजेस के लिए और कुछ भी एडिशनल नहीं किया था, क्योंकि मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि इमेजेस भी आती है, वो मैं कैसे सोल्व करूँगी। और पीटीआर में भी थी, काफ़ी सारी, हो गया था। बस टेंशन मत लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट स्टार्ट करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं आपने कैसे किया था कैसे किया था, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कितने घंटे पढ़ते हो, 1 घंटा 2 घंटा, वो भी मुश्किल से। पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, तब किसी और से पूछना कि कैसे करना है। पहले खुद तो शुरू करो। दिन के ना 1 महीने तक 10 घंटे पढ़ के दिखाओ, उसके बाद किसी से पूछना कि कैसे करना है। जब आप इतना पढ़ने लग जाओगे ना, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पहले मैं भी आपकी तरह थी, यूट्यूब वीडियो देखती थी, किसी से पूछती थी, किसी टीचर ने बोल दिया वैसा ही करने लग जाती थी। बट जब मैं ज़्यादा पढ़ने लगी ना, खुद का पाथ मैंने खुद बना लिया। तो आप भी अपना रास्ता खुद देखो, खुद बनाओ, दूसरों से इंस्पायर हो, बट सेम कॉपी करने की कोशिश मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है कमेंट्स पे बता देना, फिर सोचेंगे टॉपिक। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।